ओके बच्चा पार्टी, आई विल स्टार्ट दिस चैप्टर लिटिल, मतलब उस टाइम पे चैप्टर स्टार्ट किया था लेकिन शायद पूरा पूरा बीच में रुक गया, अभी मुझे भी मालूम नहीं कितनी देर तक हुआ था हमारा. This is basically elasticity of demand. So I'm just going to start it once again. Uh, what do we mean by demand and how is it correlated to supply? इन सब चीजों को और दूसरे चीजों से कैसे ये कनेक्टेड है, प्राइस के साथ, सप्लाई के साथ, डिमांड कैसे कनेक्टेड है. दिस इज ऑल दैट वी आर गोइंग टू बेसिकली कवर इन दिस चैप्टर. ठीक है. सो आप देखेंगे कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, आपकी यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड, ये सब चीजों को हम देखेंगे. हम बहुत सारे ग्राफ्स को इस चैप्टर में कवर करेंगे कि भाई साहब प्राइस आपका क्वांटिटी डिमांडेड के साथ कैसे कनेक्टेड है. ठीक है. सो दीज आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू बेसिकली कवर. ठीक है. अगर आप महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में देखेंगे तो उसका वेटेज कैसा है भाई साहब, आपके ये 3B वाला चैप्टर है बेसिकली. ठीक है. और इसमें विथ ऑप्शन वाले जो आपके सवाल आते हैं वो 12 मार्क्स के हैं एंड विदाउट ऑप्शन वाले 8 मार्क्स के हैं. ठीक है. ऐसा रेगुलरली आ चुका है. ठीक है. विथ ऑप्शन वाले सवाल आपके 12 मार्क्स के और जहां पे आपको आंसर्स डिस्क्रिप्टिवली लिखने पड़ते हैं वो 8 मार्क्स के सवाल हैं. ठीक है. सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव सीन. ओके, क्या क्या अपन पढ़ने वाले हैं भाई साहब. इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड and importance of elasticity of demand. So these are the things that we are basically going to cover. So elasticity of demand refers to the degree of responsiveness. अभी इसको थोड़ा सा ये तो आपका मतलब नोटिंग पॉइंट से अच्छा है, लेकिन इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ अगर हम पढ़ें तो शायद ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा. लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि डिमांड किन किन चीजों पे होता है एंड हाउ इज डिमांड बेसिकली कोरिलेटेड. ठीक है. तो डिमांड किन किन चीजों का होता है एंड हाउ इज दिस डिमांड बेसिकली कोरिलेटेड. ओके, सो व्हाट इज थियरी ऑफ डिमांड. आपका थियरी ऑफ डिमांड बोलता क्या है. ठीक है. सो व्हाट इज थियरी ऑफ डिमांड. व्हाई प्राइसेस फ्लक्चुएट फ्रॉम ईयर टू ईयर. क्यों ही आपके जो प्राइसेस हैं वो फ्लक्चुएट होते हैं ईयर टू ईयर. आपने बहुत बार ही अपने घर में बड़े बूढ़ों को कहते और सुनते देखा होगा कि यार हमारे टाइम पे तो इतना प्राइस था, अभी इतना प्राइस हो गया. ठीक है. So why are basically prices fluctuating from year to year? What is the basic reason? ठीक है. Sometimes price rises, कभी कभी आपका प्राइस राइज होता है और कभी कभी भाई साहब sometimes price falls. At times price will rise and at times price will fall. It all depends upon the availability of goods in a market and what is the demand. ठीक है. इकोनॉमिक्स यूज द मॉडल ऑफ, आपका सीसॉ है भाई साहब. डिमांड और सप्लाई में आपका सीसॉ है. ठीक है. तो डिमांड और सप्लाई में अगर देखो आपका डिमांड मतलब आपका अगर सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाता है मार्केट में, अगर सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाता है तो उस चीज की डिमांड गिर जाएगी. और अगर आपका मार्केट में सप्लाई बहुत कम है तो डिमांड बहुत हाई होगा, और डिमांड बहुत हाई होगा प्राइस भी बहुत हाई होगा. फॉर एग्जाम्पल डायमंड्स, इसका सप्लाई बहुत ज्यादा नहीं है इसीलिए इसका प्राइस हाई है, इसका डिमांड भी बहुत ज्यादा है. ठीक है. और मार्केट में भाई साहब अगर आप देखोगे ऐसे जैसे जैसे आपका अगर सॉल्ट देखोगे, आप एक बाल्टी समुद्र का पानी लेकर आइए, उससे आप सॉल्ट बना सकते हैं. तो काफी ज्यादा मात्रा में इसका सप्लाई मार्केट में अवेलेबल है, इसलिए उसका उतना डिमांड नहीं है. हालांकि ये हमारे सारे खाद्य पदार्थों में लगता है. ठीक है. इट इज यूटिलाइज इन ऑल फूड, फूड मेकिंग, जितने भी आपके डिशेस हैं उसमें सब में ये लगता है. ओके. So how the interaction between consumer demand and producer supply. तो consumer demand और producer supply में क्या interaction होता है. ठीक है. What is basically तो determines the price of the product. तो कंज्यूमर का डिमांड और प्रोड्यूसर कितना सप्लाई मार्केट में दे पाता है, कंज्यूमर कितना डिमांड कर रहा है और प्रोड्यूसर कितना मार्केट में सप्लाई कर पाता है, इसी पे बेस्ड है द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इस पे बेस्ड है. ठीक है. ओके, दिस इज बेस्ड ऑन. तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस ऐसे हैं. Why do roses cost more on a Valentine's Day than during the rest of the year? ठीक है. आप देखोगे वैलेंटाइन डे पे अचानक से रोजेस के दाम बढ़ जाते हैं क्योंकि एक दूसरे को भाई साहब सब लोग रोजेस बांट रहे होते हैं. तो अचानक से मार्केट में क्या बढ़ गया, डिमांड. सप्लाई शायद वही है लेकिन डिमांड बढ़ गया है तो इसीलिए प्राइस बढ़ जाएगा. ठीक है. सो ये आपके सर्कमस्टेंस पे डिपेंडेंट है. ठीक है. अचानक से डिमांड बढ़ गया तो प्राइस बढ़ जाएगा भाई साहब. व्हाई डज द डिमांड फॉर कार्स फॉल व्हेन द प्राइस ऑफ पेट्रोल राइजेस. ऑब्वियसली अगर भाई साहब पेट्रोल का दाम बढ़ गया है तो कार आप खरीदेंगे तो हाथी पालने के बराबर है. ठीक है. सो ऑब्वियसली अगर पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो कार का प्राइस कम हो जाएगा. ठीक है. सो इट इज को रिलेटेड.
Why do the demand for juices increase when the price of coke rises? अगर आपका अचानक से कोक का प्राइस या कोई भी कोल्ड ड्रिंक का प्राइस राइज होता है तो लोगों को ये पीने में मजा आता है इसलिए पीते हैं, तो इसको छोड़कर लोग क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, जूसेस कंज्यूम करेंगे, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली कोरिलेटेड। आंसर टू दीज क्वेश्चंस कैन बी बेटर अंडरस्टूड आफ्टर स्टडीइंग दिस चैप्टर, ठीक है। तो इसीलिए मार्केट में सिर्फ प्रोड्यूसर क्या प्रोड्यूस करता है वो मैटर नहीं करता है, मार्केट में किसी चीज की डिमांड कितनी है, ठीक है, उसके बाद उसकी प्राइस फिक्सिंग होती है। तो मार्केट में अगर किसी चीज का प्राइस फिक्सिंग होता है तो उसका डिमांड को एनालाइज करने के बाद होता है, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव अ प्रॉपर, ओके। अभी हमको यहां पे समझना है कि नीड क्या होता है और डिजायर क्या होता है, वांट क्या होता है और डिमांड क्या होता है, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ नीड, डिजायर, वांट एंड डिमांड, ठीक है। नीड्स आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। आप जैसे आपका फूड जो है वो नीड है, ठीक है, क्लोथिंग जो है वो आपका नीड है, हाउसिंग जो है वो आपका नीड है, आप रास्ते पे नहीं रह सकते, ठीक है। सो ये सब आपके नीड्स हैं, नीड्स आर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। यहां पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, और जहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता वहां पे लगातार चीजों के दाम बढ़ते रहते हैं। आप देखिए मुंबई जैसे शहर में भाई साहब, अभी कामोटे में जब मैं आया था तो 2,500 पर स्क्वायर फीट का रेट चल रहा था, अभी 10-15 हजार हो गया है, ठीक है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये भाई साहब आपका नीड है, कोई रास्ते पे रह नहीं सकता है, उसको घर चाहिए ही चाहिए, और घर का इतना कॉस्ट बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो शायद जो माल मटेरियल मसाला यूज हो रहा है उतना नहीं है, लेकिन रियल एस्टेट वाले इसको हाइप कर रहे हैं, बहुत सारे सपने दिखाकर इधर एयरपोर्ट आ रहा है, ये है वो है वो, ठीक है, वो सब है, लेकिन द प्राइसेस आर एग्जॉर्बेंटली हाई और टचिंग द स्काई, ठीक है। जहां पे तो क्यों? क्योंकि ये सर्वाइवल के लिए जरूरी है, ठीक है। आप स्कूल की फीस देख लीजिए, स्कूल की फीस भाई साहब, आप सीबीएसई वगैरह की बात करेंगे तो 1-1.5 लाख के ऊपर भाई साहब आपकी फीस है। क्या उतना होना बनता है? शायद नहीं, बहुत आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो शायद उतना फीस नहीं बनता है, लेकिन भाई साहब पढ़ेंगे नहीं तो डिग्री कैसे होगी, डिग्री नहीं होगी तो नौकरी कैसे मिलेगी? तो ये हमारे सर्वाइवल के लिए लोग पैसा फेंक रहे हैं भाई साहब, ठीक है। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो फूड आपका हो गया भाई साहब, शेल्टर हो गया, क्लोथिंग हो गया, दीज आर द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। तो यहां पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, फूड, शेल्टर और क्लोथिंग। सो दीज आर नीड्स एंड दीज आर एक्सट्रीमली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ठीक है, फॉर एनीबॉडी। सो वांट्स आर व्हाट यू रिक्वायर फॉर हैप्पीनेस, ठीक है। आपके नीड से वांट्स कैसे डिफरेंस है भाई साहब? फूड अगर आपने सूखी दाल रोटी खा ली भाई साहब, ठीक है, तो वो हो गया आपका नीड का फुलफिलमेंट, लेकिन आपको बर्गर चाहिए या आपको भाई साहब पिज्जा चाहिए तो ये हो गया आपका वांट, ठीक है। वांट्स आर व्हाट यू रिक्वायर फॉर हैप्पीनेस, ठीक है, ये आपको भाई साहब खुशी देती है और इसीलिए आपका वांट हो गया ये, ठीक है। सो बर्गर हो गया भाई साहब, पिज्जा हो गया, आइसक्रीम हो गया, ये सारी चीजें जो है आपके फूड के रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर रही है और आपके टेस्ट के रिक्वायरमेंट को भी। आप पेट भरने के लिए इसको नहीं खा रहे हैं, आपको मजा आ रहा है खाने के लिए इसलिए इसको खा रहे हैं, ठीक है। सो ये एपेटाइट भरने के लिए आप इसको नहीं खा रहे हैं, ठीक है। ओके, डिजायर्स आर थिंग्स विच वी विश वी कुड हैव, ये हमारे विशेष हैं, ठीक है। सो हमको वैसे जैसे अलादीन का चिराग भाई साहब, हॉलीडे इन अब्रॉड, ठीक है, 3 डे हॉलीडे इन अब्रॉड, कोई लग्जरी कार, ठीक है, ये सब आपके भाई साहब सपने हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डिजायर एंड डिमांड, ठीक है। तो आपके कॉन्सेप्ट ऑफ डिजायर, मिस्टर एक्स वांट्स टू बाय अ कार बट हैज नो मनी, भाई इनको ये कार चाहिए लेकिन इसके पास पैसा नहीं है। तो यहां पे विलिंगनेस है, इच्छा है, लेकिन पैसा नहीं है, सोर्स नहीं है, ठीक है। इसका उल्टा भी हो सकता है कि भाई साहब सोर्स है लेकिन विलिंगनेस नहीं है। जैसे अगर मुझे गुलाब जामुन खाना बहुत अच्छा लगता है लेकिन मुझे शुगर हो रखा है, तो मेरे पास पैसा है गुलाब जामुन खाने का, ठीक है, लेकिन मेरे पास विलिंगनेस नहीं रहा, क्योंकि अगर मैं खाऊंगा तो मेरा शुगर ऊपर हो जाएगा और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, डबल खर्चा हो जाएगा, ठीक है। सो यहां पे भाई साहब विलिंगनेस है बट नॉट एबल टू बाय। उल्टा भी हो सकता है भाई साहब, ठीक है, मिस्टर वाई हैज द मनी बट डोंट वांट टू बाय, ये भाई साहब नहीं खरीदना चाहते हैं इसको। एबल बट नॉट विलिंग, विलिंग बट नॉट एबल, एबल बट नॉट विलिंग, दोनों भी हो सकता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि अगर हमारे पास पैसा है तो हम कोई चीज खरीदेंगे, ठीक है, जरूरी नहीं है, हमारे लिमिटेशंस भी हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि यार अगर मैं एक अपाहिज इंसान हूं तो मैं कार खरीद के क्या करूंगा, हाउ विल आई ड्राइव इट, ठीक है। अगर मैं अंधा हूं, मेरे पास बहुत पैसा है लेकिन मैं अंधा हूं, तो मैं क्या कार खरीदूंगा? नहीं खरीदूंगा वैसा, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स, ठीक है। सो हो सकता है कि इंसान के पास पैसा हो लेकिन वो चीजों को नहीं खरीद रहा हो, ठीक है, एबल बट नॉट विलिंग, ओके।
सो मिस्टर जेड विलिंग टू बाय अ कार एंड हैज द मनी। ये है हमारा कस्टमर बेस, जिनके पास पैसा भी है और जिनकी इच्छा भी है। ठीक है, सो जिनके पास पैसा है, एबल एंड विलिंग, तो ये है हमारा कस्टमर बेस। दोनों में से हमको भाई साहब प्रोडक्ट रिलीज करें या ना करें, पैसा नहीं आने वाला। ये है कस्टमर बेस जिससे पैसा आने वाला है। ठीक है, ओके ओके। सो डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड डिजायर। डिमांड भाई साहब क्या है? इट इज द डिजायर ऑफ अ पर्सन बैक्ड बाय एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे। तो डिमांड क्या है? एक डिजायर डिमांड कब बन जाता है? डिजायर इट इज द विश और विलिंगनेस ऑफ अ पर्सन, इच्छा है, ड्रीम है, टू गेट समथिंग विदाउट द एबिलिटी टू बाय। यहां पे क्या है? एबिलिटी भाई साहब आपकी नहीं है, विलिंगनेस है। ठीक है, आपकी इच्छा है, ड्रीम है, तो यहां पे विलिंगनेस है बट एबिलिटी नहीं है। यहां पे भाई साहब आपकी एबिलिटी भी है और विलिंगनेस भी है। इट इज द डिजायर ऑफ अ पर्सन बैक्ड बाय द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे। क्या ये समझ में आ रहा है? ये ओके ओके ओके। So demand, quantity of a commodity that consumers is willing and able to buy at a particular price during a given period of time. ठीक है, एक क्वांटिटी जो कस्टमर बाय कर रहा है, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग दैट गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मैं अगर बोलूं कि भाई शक्कर हर घर का इंग्रेडिएंट है, फूड में आप शक्कर डालते हैं या जो भी, ठीक है। सो समझ लो अगर मेरा जो फैमिली है उसमें शक्कर हर महीने में 8 किलो लगता है, ठीक है, 8 से 10 किलो शक्कर मेरा फैमिली चाय वगैरह जो भी है फूड वगैरह में हम कंज्यूम करते हैं। तो क्या मैं 60 किलो का लेकर रखूंगा? क्या मैं 100 किलो लेकर रखूंगा? नहीं। सो भाई मेरे महीने का खर्चा 8 किलो है। अगर समझ लो कोई मेहमान वगैरह आ गए, शायद दिवाली का टाइम आ गया या कोई फेस्टिव सीजन आ गया, तो शायद थोड़ा सा बढ़ जाए, 10-15 किलो हो जाए, लेकिन मैं इसके लिए 60 किलो तो परचेस नहीं करूंगा। मेरे पास एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में मैं कितना परचेस करूंगा? 8 से 10 हो सकता है, 10 से 12 हो सकता है। जैसे दिवाली आने वाली है तो ज्यादा खरीद लिया हमने, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो ये होता है गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कितना क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। मेरा भाई साहब 4 लोगों का फैमिली है तो इतना रिक्वायरमेंट है, या 6 लोगों का फैमिली है तो इतना रिक्वायरमेंट है, किसी का 10 लोगों का फैमिली होगा तो उसके प्रोपोर्शन में रिक्वायरमेंट होगा। सो व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट कंज्यूमर इज विलिंग, विलिंग मतलब जो चाहिए, एंड एबल टू बाय मतलब दोनों भी होना चाहिए। आपका विलिंगनेस भी होनी चाहिए और एबिलिटी भी होनी चाहिए, तभी उसको आप डिमांड में गिन सकते हैं, वरना वो डिजायर बन के रह जाएगा। अगर आपका विलिंगनेस है लेकिन एबिलिटी नहीं है तो उसको डिमांड नहीं बोल सकते। So first we need to understand what is a demand. Demand is something which has your willingness as well as your ability. हैसियत भी है उसको खरीदने की, ठीक है। तो यहां पे आपका कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट अ पर्टिकुलर प्राइस। जिस प्राइस में उसको फिक्स किया गया है या सेल किया गया है उसको अपन बोलेंगे एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, इसको अपन बोलेंगे डिमांड। ठीक है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस बच्चा पार्टी। डिमांड क्या होता है? व्हाट इज अ डिमांड?
Okay, so quantity of a commodity that consumer is willing and able to buy at a particular price during a given period of time is known as demand. इसको अपन बोलेंगे भाई साहब डिमांड. डिमांड्स मीन effective demand backed by आपका भाई साहब क्या है, willingness to pay and time period and ability to pay. ये तीन आपके मेन इंग्रेडिएंट्स है डिमांड के. क्या? willingness to pay, आपकी इच्छा होनी चाहिए पहली बात तो, ठीक है. टाइम पीरियड भाई साहब एंड एबिलिटी टू पे, ठीक है. तो दीज आर द थ्री इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ डिमांड. विलिंगनेस टू पे, द टाइम पीरियड एंड द एबिलिटी टू पे. आर वी क्लियर ऑन दिस वन बच्चा? बाड़ी समझ में आ रही है? ओके ओके ओके. सो डिमांड ऑफ कोक हैज इंक्रीज्ड व्हाइल प्राइसेस ऑफ कोक हैज फॉलन. तो डिमांड ऑफ कोक कब बढ़ेगा भाई साहब? आपका डिमांड ऑफ कोक हैज इंक्रीज. अगर प्राइस ड्रॉप होगा तो डिमांड बढ़ेगा, ठीक है. प्राइस ड्रॉप होगा तो डिमांड बढ़ेगा भाई साहब. प्राइसेस ऑफ पेप्सी हैज इंक्रीज. अभी देखो किस किस कंडीशन में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड इंक्रीज होता है. अंडर व्हाट कंडीशंस द डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इंक्रीजेस. अगर उसका प्राइस फॉल होगा, अगर प्राइस फॉल होगा तो डिमांड बढ़ेगा. ये पहला कंडीशन हो गया. दूसरा क्या है भाई साहब? कॉम्पिटिटिव ऑब्जेक्ट का प्राइस बढ़ गया. पेप्सी का प्राइस बढ़ गया तो लोग अभी कोक खरीदेंगे, ठीक है. इनकम हैज इंक्रीज, और अगर इनकम लोगों का बढ़ गया तो कंजम्पशन होगा. तो अंडर दीज थ्री कंडीशंस जनरली you will see an increase in demand. When the price of the commodity falls, then there will be an increase in demand. When the price of a competitive commodity rises, then you will see an increase in demand. And when all of a sudden the income of people increases, then also you will see an increase in demand. Are we clear on this one, बच्चा buddies? क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है. So these are the reasons for which there would be an increase in demand. ठीक है. सो दीज आर द समर हैज कम. अभी समझ लो भाई साहब, अचानक से क्लाइमेट चेंज हुआ है तो समर्स में ज्यादा कंजम्पशन होगा. इन फ्यूचर प्राइसेस ऑफ कोक में राइस. तो भाई साहब जब तक हम मुराद पूरी कर सकते हैं पी लो, ऐसा हमको अंदेशा आ रहा है कि इन फ्यूचर द प्राइसेस ऑफ कोक में राइस. सो टिल द टाइम वी हैव द एबिलिटी टू पे एंड कंज्यूम इट, माइट एज वेल कंज्यूम इट. ऐसा हो सकता है भाई साहब, ठीक है. और क्या है? पॉपुलेशन इज इंक्रीज, ठीक है. पॉपुलेशन भाई साहब बढ़ गया है तो ज्यादा लोग हो गए तो कंजम्पशन होगा भाई साहब, ठीक है. इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, जो गरीब और अमीर में डिस्पैरिटी या डिफरेंस है वो कम हो चुका है. तो जैसे ही भाई साहब ये कम होगा तो लोग इसको खरीदना चालू कर देंगे, ठीक है. सो दीज आर द रीजंस व्हाई अ डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी माइट इंक्रीज. तो डिमांड फंक्शन जो है, रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटरमिनेंट्स. तो आपका डिमांड फंक्शन है क्या? इसको लिख लीजिए. व्हाट इज अ डिमांड फंक्शन? It is a relationship between the demand of a commodity and its various determinants. तो डिमांड ऑफ अ कमोडिटी और क्या क्या चीजें उसको डिटरमिन कर रही हैं, इनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसको अपन बोलते हैं डिमांड फंक्शन. दिस इज नोन एज डिमांड फंक्शन. इसके दो टाइप्स हो जाएंगे भाई साहब. एक डिमांड फंक्शन हो जाएगा आपका इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, और दूसरा हो जाएगा मार्केट डिमांड फंक्शन, ठीक है. ओके. इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट. तो इंडिविजुअल डिमांड, इकलौता डिमांड, क्या क्या है भाई साहब? आपका डिमांड फंक्शन किन चीजों पे डिपेंड करेगा? वेर. तो ये डिमांड फंक्शन किन चीजों पे डिपेंड करेगा भाई साहब? डिमांड ऑफ द गुड, ठीक है. डीएक्स है आपका डिमांड ऑफ द गुड, विच. तो डिमांड ऑफ द गुड है आपका लेफ्ट हैंड साइड पे. यहां पे किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा? प्राइस ऑफ द गुड. प्राइस फॉल होगा तो डिमांड राइज होगा, ठीक है. पी आर विच इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स अगर बढ़ेंगे, जैसे अभी अभी आपने देखा कि पेप्सी का दाम बढ़ा तो इसका डिमांड बढ़ जाएगा भाई साहब, ठीक है. कोक का डिमांड बढ़ जाएगा. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है. और क्या है भाई साहब? इनकम ऑफ द कंज्यूमर. वाई इज बेसिकली इनकम ऑफ द कंज्यूमर. अगर ये बढ़ा तो भी डिमांड बढ़ेगा, ठीक है. टाइम, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ठीक है. तो यहां पे टी भाई साहब क्या है? कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. आपने अगर देखा रहेगा कि जो बहुत ओल्ड लोग होते हैं शायद वो उतना कोल्ड ड्रिंक ना कंज्यूम करें, यंगस्टर्स ज्यादा कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करते हैं. तो ये कंज्यूमर टेस्ट हो गया, प्रेफरेंस हो गया, ठीक है. दिस इज एज पर कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ठीक है. ई एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंज्यूमर्स. एक्सपेक्टेशन क्या है कंज्यूमर्स का, ठीक है. ओके. सो दीज, इसको नोट बना लीजिए भाई साहब, फटाफट से क्विक 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 जल्दी से.
डन है, डन डन डन। ओके, आगे बढ़ जाए। ओके, मार्केट डिमांड फंक्शन। तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में देखा किन किन चीजों पे डिपेंडेंट है। अभी हम मार्केट डिमांड फंक्शन की बात कर रहे हैं। रिलेशनशिप बिटवीन द मार्केट डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। तो मार्केट डिमांड और वेरियस डिटर्मिनेंट्स। तो डिमांड ऑफ गुड, डीएक्स इज डिमांड ऑफ गुड, प्राइस ऑफ अ गिवन गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये तो रहेगा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंज्यूमर, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड नंबर ऑफ कंज्यूमर्स और पॉपुलेशन साइज। इस पे ये डिपेंड करेगा भाई साहब, ठीक है। चलिए फटाक से लिख लीजिए इसको भाई साहब, क्विक क्विक। डन है भाई साहब, आर यू डन? ओके, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है भाई साहब? अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। इस पर्टिकुलर चीज को अपन क्या बोलते हैं? सेटेरिस पैरिबस। ये लैटिन फिनोमिना है, इसको लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, सेटेरिस पैरिबस, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स द डिमांड ऑफ इट विल राइज और वाइसा वर्सा। ये लॉ ऑफ डिमांड है। जो पहला चीज जो प्राइस के साथ कोरिलेटेड है, अगर किसी भी चीज का प्राइस कम होगा तो उसका डिमांड बढ़ेगा, अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो उसका डिमांड कम होगा। वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। अगर किसी का प्राइस कम होता है तो उसका डिमांड बढ़ेगा, अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ता है तो उसका डिमांड कम होगा, ठीक है। सो अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, दूसरी चीजें अगर कांस्टेंट है। अभी दूसरी चीजें कांस्टेंट है मतलब क्या होता है? जैसे अभी आपने पढ़ा कि अचानक से भाई साहब अगर पेट्रोल का दाम कम हो गया तो हो सकता है आपके कार का भाई साहब डिमांड बढ़ जाए। अगर पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो कार का दाम कम हो जाए। तो यहां पे कार के कॉस्ट के साथ कोरिलेशन नहीं है, पेट्रोल के साथ के है, ठीक है। सो ये सब अगर कांस्टेंट रहे, बाकी सारे फैक्टर्स अगर मार्केट में कांस्टेंट रहते हैं, विच इज नोन एज सेटेरिस पैरिबस। इफ ऑल अदर फैक्टर्स इन द मार्केट आर कांस्टेंट, दैट इज सेटेरिस पैरिबस, देन इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स द डिमांड ऑफ इट विल राइज और वाइसा वर्सा। क्या ये समझ में आ रहा है? द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी विल फॉल और वाइसा वर्सा। ओके, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो प्राइस और डिमांड में भाई साहब इनवर्स रिलेशनशिप है। ये प्राइस है और डिमांड है, तो प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है। इसका मतलब क्या है? डिमांड, अगर प्राइस ड्रॉप होगा तो डिमांड बढ़ेगा, अगर प्राइस राइज होगा तो डिमांड फॉल होगा। सो दिस सेटेरिस पैरिबस इज बेसिकली एक्सप्रेसिंग द इनवर्स रिलेशनशिप। तो अदर थिंग्स कांस्टेंट, ये जो आपका बोला यहां पे अदर थिंग्स है क्या? व्हाट इज दिस सेटेरिस पैरिबस? सो अदर थिंग्स दैट आर कांस्टेंट आर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो रिलेटेड गुड्स का प्राइस भाई साहब ऊपर नीचे ना होवे। आप भाई साहब कार के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं कि कार का प्राइस अगर कम होगा तो इसका डिमांड बढ़ जाएगा, सिंपल। अगर अचानक से कार के प्राइस ड्रॉप हुए तो वो लोग जो अपने पॉकेट साइज की वजह से कार को खरीद नहीं पा रहे थे, दे विल बाय इट इन ह्यूज नंबर्स, ठीक है। तो ये कार के, तो ये अगर ऐसा ना होके पेट्रोल का दाम बढ़ जाए तो कार के प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगा, लेकिन कार का डिमांड गिर जाएगा। तो ऐसा हम नहीं कर सकते। अगर हमने अज्यूम किया कि भाई साहब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स वो कांस्टेंट है, तो आपके प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होगा और प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ेगा। इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, अगर इनकम ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ेगा तो प्राइस आपका भाई, तो डिमांड बढ़ेगा, ठीक है, डिमांड बढ़ जाएगा। अदर थिंग्स दैट आर कांस्टेंट, तो इसीलिए इनकम ऑफ कंज्यूमर्स को भी हमने कांस्टेंट मान रखा है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को कांस्टेंट मान रखा है। कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस अचानक से चेंज नहीं हो रहे, ठीक है, अचानक से चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी ये अचानक से चेंज होने वाला मामला क्या है? कंज्यूमर टेस्ट और प्रेफरेंस अचानक से, ये कैसे कांस्टेंट रहेगा? जैसे समझो भाई साहब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमको मालूम है कि मॉनसून जो है वो
आपके यहाँ पे भाई साहब 10 जून से अप्रोक्सीमेटली चालू हो जाते हैं, तो छाते का डिमांड या आपके रेनकोट्स का डिमांड ये बढ़ जाएगा भाई साहब। तो ऐसा नहीं, हम यहाँ पे कांस्टेंट समझ रहे हैं कि ये सारी चीजें कांस्टेंट हैं, ठीक है। कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज नहीं हो रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस ऑफ कंज्यूमर्स रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस, ये भी कांस्टेंट है। आपको ऐसा डर नहीं लग रहा है कि भाई फ्यूचर में इसका दाम बढ़ जाएगा, तो अगर दाम बढ़ जाएगा तो पहले ही हम इसको खरीद लें, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस ऑफ कंज्यूमर्स रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस, और क्या है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारी चीजें अगर कांस्टेंट होती हैं तो हम यहां पे बोल सकते हैं लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है कि प्राइस के साथ डिमांड का इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है, ठीक है। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। सो व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट आर assumed टू बी कांस्टेंट? दीज आर द अदर थिंग्स। साइज ऑफ पॉपुलेशन, ये भी नहीं बढ़ा है, ठीक है। अगर ये सारी चीजें आपकी भाई साहब कांस्टेंट हैं तो अपन बोल सकते हैं लॉ ऑफ डिमांड सेज दैट द प्राइस एंड द डिमांड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। नेगेटिव रिलेशनशिप, भाई साहब आपका प्राइस अगर राइज होगा डिमांड फॉल होगा, अगर प्राइस फॉल होगा तो डिमांड राइज होगा। इसी को हम बोलते हैं नेगेटिव रिलेशनशिप, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, ठीक है। नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। सो बिटवीन प्राइस एंड डिमांड देयर विल ऑलवेज बी अ नेगेटिव रिलेशनशिप प्रोवाइडेड द अदर थिंग्स आर कांस्टेंट, ठीक है। ओके, तो प्राइस और क्वांटिटी समझ लो भाई साहब। यहां पे आपका अभी हम क्या, ये देखो समझ लो, कोई प्राइस है 6 रुपए का और कितना क्वांटिटी आप ले रहे हैं, 80 यूनिट्स इसके ले रहे हैं, ठीक है। अगर आपका भाई साहब प्राइस हो गया 8 तो आपका डिमांड कम हो गया 60। समझ में आ रहा है? जैसे आपने प्राइस को राइज किया, यहां पे 6 से 8 रुपए कर दिए, तो आपका डिमांड पहले 80 यूनिट ले रहे थे आप, अभी 60 यूनिट्स ले रहे हैं आप, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है ये? ओके, अगर तो यहां पे क्या हो गया भाई साहब, आपका इधर से आप इधर गए तो क्वांटिटी है, क्वांटिटी को हम हमेशा इसमें प्लॉट करते हैं और प्राइस को इसमें, ठीक है। सो यू विल सी अ ड्रॉप इन द प्राइस। अगर हमारा भाई साहब यहां पे कम होता है, जैसे हमने अभी 6 से 4 रुपए कर दिए, तो आप देखोगे कि प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर, ठीक है। इफ द प्राइस ड्रॉप्स द क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर, इफ द प्राइस इंक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांडेड इज लेसर, ठीक है। इस तरह से अगर आप प्लॉटिंग करेंगे तो आपको ऐसा एक ग्राफ मिलेगा बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, सिंपल ग्राफ है ये, इतना सिंपल भी नहीं होता, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड क्या बोल रहा है कि प्राइस और डिमांड में आपका क्या है, एक इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है, ठीक है। जैसे आप अगर देखोगे यहां पे टैबुलर स्टेटमेंट दैट शोज द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट वुड बी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइसेस। तो आपका प्राइस जब 10 रुपए है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, 8, ठीक है। 8 यूनिट्स, 8 किलो, 8 ग्राम, 8 लीटर, जो भी है। 20 हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गया, 6 हो गया। 30 अगर प्राइस हो गया तो 4 हो गया, 40 हो गया तो 2 हो गया। सो एज एंड व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन प्राइस, देयर इज अ ड्रॉप इन द क्वांटिटी दैट इज डिमांडेड फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। दैट क्वांटिटी, तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब, डिमांड कर्व। तो डिमांड कर्व होता क्या है भाई साहब, तो टैबुलर फॉर्म में आप यहां पे रिप्रेजेंट करें। देखो ये क्या था आपका टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, डिमांड शेड्यूल है ये। डिमांड शेड्यूल को आप दिखा रहे हैं ऐसे, यहां पे आपको ना एक इंप्रेशन नहीं मिल रहा है कि क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है। आपको एक्चुअली इन फिगर्स को देखने पड़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि भाई साहब कैसे कोरिलेशन है, ठीक है। लेकिन यहां पे सिंपल ग्राफ को अगर आप देखेंगे तो ही इससे आप समझ जाएंगे कि भाई साहब अगर आपका प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड आपका कम हो जाएगा, अगर आपका प्राइस लेस होगा तो डिमांड आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। जब प्राइस 10 रुपए है तो डिमांड देखिए भाई साहब 8 यूनिट्स ले रहे हैं। जब 20 रुपए हो गया तो डिमांड देखिए आप 6 हो गया। जब 30 हो गया तो डिमांड देखिए भाई साहब आपका 4 हो गया। जब 40 हो गया तो डिमांड देखिए आपका 2 हो गया, ठीक है। तो डिमांड इज डिक्रीजिंग, ए प्राइस इज इंक्रीजिंग। सो आपका डिमांड कर्व क्या है, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड द डिमांड। तो भाई साहब प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और डिमांड क्या है, उसके बीच में जो डायग्रामेटिक आप ऐसा बनाते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व। सो दिस इज द डिमांड कर्व। डिमांड शेड्यूल हो गया और डिमांड कर्व हो गया। तो डिमांड शेड्यूल को समझने के लिए आपको फिगर्स को देखकर समझना पड़ेगा, और डिमांड कर्व में आपको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है कि किस तरह से प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होता है या प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ता है। आपको क्लियर? ठीक है, ओके। सो एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, ये सारे एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। ये सब क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या बोल रहा है कि अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, if the price of a commodity will increase, its demand will fall. If the price of a commodity decreases, then its demand will rise. अभी इस पे एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मतलब
किन कारण के वजह से हम ये लॉ ऑफ डिमांड को नहीं फॉलो कर सकते? तो एक है आपकी नेसेसिटी, आउटलुक ऑफ फ्यूचर प्राइसेस, वेबलिन गुड्स और इमरजेंसी, और आपका जी वाला फैक्टर होगा गिफन गुड्स। इनमें ये एक्सेप्शंस हैं, इनमें लॉ ऑफ डिमांड नहीं लग पाएगा। तो हम एक एक करके फैक्टर्स देखेंगे, ठीक है? इन पांचों को नोट कर लीजिए फटाफट। व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड? एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड फटाक से नोट कर लीजिए भाई साहब। Exceptions to the law of demand: necessity, outlook of future prices, Veblen goods, emergency, given goods. Done है? Okay. ओके चलिए पहले हम देखते हैं नेसेसिटी। लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट फंक्शन इन द केस ऑफ नेसेसिटीज ऑफ लाइफ सच एज फूड ग्रेन्स, सॉल्ट, मिल्क फॉर चिल्ड्रन एक्सेट्रा। मिनिमम क्वांटिटी विल बी बॉट इवन इफ द प्राइसेस आर हाई। हमारे पास जो मजबूरियां हैं हमारी, वो है नेसेसिटीज। इस पे अपन कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर आपने बोला कि भाई साहब अचानक से फूड प्राइसेस बहुत राइज हो गए तो खाना छोड़ दें, ये तो नहीं हो सकता ना भाई साहब। हम कुछ और छोड़ देंगे लेकिन खाना नहीं छोड़ पाएंगे, ठीक है? और किसी चीज के साथ अपन कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। हम बोलेंगे भाई साहब इंटरनेट है ना, उसको कैंसिल कर दो, ठीक है? या भाई साहब अगर हमारे यहाँ कोई दूसरा सर्विस हम लेते हैं उसको कैंसिल कर दो, लेकिन खाना हम नहीं रोक पाएंगे, ठीक है? सो नेसेसिटी, लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट फंक्शन इन द केस ऑफ नेसेसिटीज। तो अगर कोई आपका ऐसा चीज है जिसका दाम बढ़ रहा है, जैसे फूड ग्रेन्स हो गए, या आपका सॉल्ट हो गया, या मिल्क फॉर चिल्ड्रन, अगर इन सब की चीजें के दाम बढ़ रहे हैं तो आप भाई साहब क्या करेंगे? इनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। यू विल स्टिल परचेज देम एट दैट हायर प्राइस। आप बोलेंगे प्राइस तो बढ़ रहा है लेकिन डिमांड फॉल नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई साहब लोग इसके बिना नहीं रह सकते, ठीक है? ओके 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 ओके। तो आपका भाई साहब ये फूड ग्रेन्स हो गया, एक दूसरा हो गया भाई साहब आपका मिल्क, ठीक है, सॉल्ट, ये सब आपके नेसेसरी थिंग्स हैं। आउटलुक फॉर फ्यूचर प्राइसेस: if the price of commodity is increasing and people expect a further rise in the price, they will buy more of the commodity at the higher price, ठीक है? देखो अभी आपको समझ लो, चावल है, आपको दिख रहा है भाई साहब इस हफ्ते चावल का रेट 20 रुपए बढ़ गया, अगले हफ्ते और 20 रुपए बढ़ गया, अगले हफ्ते और 20 रुपए बढ़ेगा, ऐसा आपको दिख रहा है। तो आप क्या करोगे? चावल तो पूरे साल खाना है, तो आप क्या करोगे? इसी हाई रेट पे आप ज्यादा चावल खरीद के रख दोगे ताकि आपको नेक्स्ट वीक में ज्यादा प्राइस ना पे करना पड़े। इफ यू आर परचेजिंग फूड ग्रेन्स एवरी वीक, देन यू विल एंश्योर दैट यू बाय मोर एट दैट इवन हाई प्राइस। तो आप उसको स्टॉक करके रख दोगे, ठीक है? चावल को तो आप स्टॉक करके रख सकते हो। तो कभी कभी कैसा होता है कि अगर आपको एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, तो आप हाई प्राइस में भी किसी चीज को खरीद के रख दोगे। तो अचानक से आपको अगर रेगुलरली किसी प्रोडक्ट में प्राइस हाई होता हुआ दिख रहा है, तो आपको ऐसे दिखेगा नहीं कि उसका डिमांड फॉल हो रहा है, उसका डिमांड वैसे ही मेंटेन्ड है, लोग खरीद रहे हैं उसको और खरीद के स्टॉक कर दे रहे हैं, ठीक है? सो दैट दे आर नॉट इनकरिंग अ लॉस इन बाइंग द सेम क्वांटिटी एट अ मच हायर प्राइस इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है? सो ऐसा आउटलुक फॉर फ्यूचर प्राइसेस की वजह से होता है, ठीक है? जैसे आपका शेयर्स देखो, ठीक है? शेयर्स हम ऐसे ही खरीदते हैं भाई साहब, जब हमको दिख रहा है कि भाई साहब अच्छा ये वाला शेयर आज इतने में बिका, 10 रुपए में बिका, कल 15 रुपए में बिका, उसके बाद 20 रुपए में, तो इसका शेयर का दाम बढ़ रहा है। मैं क्या करूंगा? फटाक से 20 रुपए वाले दिन, जिस दिन प्राइस बढ़ा है उसी दिन इसको खरीद लूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगले 4-5 दिनों में ये बढ़ने वाला है, ठीक है? सो प्राइस ऑफ शेयर्स, इस तरह से हम लोग शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं। वेबलिन गुड्स क्या होते हैं? समटाइम्स पीपल बाय सम प्रोडक्ट्स टू शो देयर स्टेटस इन द सोसाइटी। तो भाई साहब स्टेटस दिखाने के लिए आप डायमंड खरीदते हैं, आप सोना खरीदते हैं, आप भाई साहब आईफोन खरीदते हैं, ठीक है? आप बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं। हो सकता है इनकी रिक्वायरमेंट आपको ना हो, लेकिन आप अपने सोसाइटी में अपने स्टेटस को दिखाने के लिए इवन एट हाई प्राइस यू आर परचेजिंग दीज गुड्स। सच गुड्स विल बी परचेज मोर एट हाई प्राइस एंड वाइस वर्सा। तो इवन इफ द प्राइस इज हाई दे विल बी परचेज एंड वाइस वर्सा, ठीक है? क्लियर है भाई साहब? ओके, सो दीज आर नोन एज वेबलिन गुड्स।
तो आप बोलोगे भाई साहब इन गुड्स का जो प्राइस है वो इतना हाई है, फिर भी लोग क्यों खरीद रहे हैं? इन गुड्स का प्राइस बावजूद इसके कि हाई है फिर भी लोग इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि लोगों को शो ऑफ करना है, ठीक है, लोगों को शो ऑफ करना, ये ट्रेंड रहता है, ठीक है, ये ट्रेंड रहता है। ओके, तो गोल्ड हो गया भाई साहब आपका, डायमंड, ठीक है, एंटिक्स। ओके, इमरजेंसी, इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी लाइक फ्लड, फेमिन और वॉर, पीपल डोंट बिहेव इन अ नॉर्मल वे एंड इवन डिमांड मोर। तो इमरजेंसी मतलब अफरा तफरी है भाई साहब, ठीक है, आज मिल रहा है कल पता नहीं मिले या ना मिले, ठीक है, आज इस प्राइस पे मिल रहा है फटाक से खरीद लो इसको, अगर मेरे पास पैसा है तो मैं डबल दाम पे भी इसको खरीद के स्टॉक कर दूंगा क्योंकि मेरी फैमिली को चाहिए। अभी बारिश का मौसम है और समझ लो मैं किसी ऐसे गांव में रहता हूं जहां पे बाढ़ आना ऑलमोस्ट तय है, तो मेरे को सारी चीजें स्टॉक करके रखनी पड़ेंगी, ठीक है, हो सकता है कल पूरे पानी से मेरा गांव भर जाए, मेरा जो मकान है वो शायद ऊंचा है तो मैं रह लूंगा कैसे भी, लेकिन खाना पीना तो चलते रहना चाहिए। तो इसीलिए कभी कभी ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन में भी हम बिहेव करेंगे, ठीक है। फ्लड हो गया, वॉर हो गया, ठीक है। अभी गिफिन गुड्स क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे सवाल बनते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड, डिमांड फॉर विच डिक्रीजेस विथ फॉल इन प्राइस एंड इंक्रीजेस विद द राइज इन प्राइस, ठीक है। जैसे समझो मैं एक गरीब इंसान हूं और मैं 20 किलो वाला 20 रुपीस 20 पर केजी एक चावल का, समझ लो कोई राइस का है, मैं मजदूर हूं और मैं इस रेट पे चावल खरीद के खाता हूं, ठीक है। ओके, ये एक इंफीरियर गुड है क्योंकि बाजार में लेट से आपका जो स्टैंडर्ड राइस जो लोग खाते हैं, बासमती की बात नहीं कर रहा हूं, जो लोग खाते हैं वो ₹50 पर केजी है, ठीक है। ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मैं ये वाला राइस कंज्यूम करता हूं मेरे फैमिली के लिए, ठीक है। नाउ डिक्रीजेस विथ फॉल इन प्राइस, अगर इसका प्राइस फॉल होता है, समझ लो ये 20 रुपए में बिक रहा था तो अभी लेट से 10 रुपए में बिक रहा है, समझ में आ रहा है भाई साहब, ये 10 रुपए में बिक रहा है, इसका प्राइस फॉल हो गया, ठीक है। तो क्या मैं इसको ज्यादा खरीदूंगा? नहीं, तब मैं क्या करूंगा, फॉल इन प्राइस इंक्रीजेस विद द राइज इन प्राइस, डिमांड फॉर विच डिक्रीजेस विद द फॉल इन प्राइस, तो इसका मेरा डिमांड भी भाई साहब इसका कम कर दूंगा, क्योंकि जैसे इसका प्राइस फॉल होगा, समझ लो सब चावल का प्राइस फॉल होगा तो ये भी भाई साहब गिरेगा, ये भी भाई साहब लेट से 10 रुपए गिर गया, 40 गिर गया ये, तो मैं क्या करूंगा यार, 20 से 50 तक नहीं पहुंच पा रहे थे, लेकिन 20 से 40 पहुंचने का ट्राई तो कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक हम भाई साहब इसको कंज्यूम करें तो मैं क्या करूंगा, इसका डिमांड कम कर दूंगा और उसको खरीदने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं, जो हमारे पास पैसा नहीं है उसके वजह से जिस गुड्स को हम इस्तेमाल करते हैं या खरीदते हैं उसको अपन बोलते हैं गिफन गुड्स, दीज आर इंफीरियर गुड्स, ठीक है। इसका नाम कहां से आया, तो यूरोपियन कंट्रीज में ये आपका यहां पे होता है मीट, ठीक है, और ये होता है ब्रेड, ठीक है, ये होता है ब्रेड, यहां से आया ये। तो ये मीट जो है, तो मतलब जैसे हम वड़ा पाव खाते हैं वैसे उन लोग ऐसा चीज खाते हैं, ठीक है। तो ये दो पाव के बीच में भाई साहब ये मीट है, ये मीट महंगा है, ठीक है, ये भाई साहब महंगा है, ब्रेड तो सस्ता है, ठीक है। तो इन लोग ने देखा कि भाई देखो जब पाव का रेट कम हो जाएगा तो लोग ज्यादा पाव नहीं खरीदेंगे, लोग मीट को खरीदेंगे, ठीक है, क्योंकि मीट आपका मसाला है जो उनको चाहिए, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड गिफन गुड्स, इन शॉर्ट दे हैव नेगेटिव इनकम इफेक्ट, ठीक है, एंड पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट। तो अगर इनकम बढ़ता है तो लोग क्या करेंगे भाई साहब, जो गिफन गुड्स हैं उसको नहीं खरीदेंगे, जो सुपीरियर गुड्स हैं उनको खरीदने की कोशिश करेंगे, तो इसको अपन बोलते हैं नेगेटिव इनकम इफेक्ट। देखो नॉर्मल इफेक्ट क्या है कि भाई साहब अगर आपका इनकम बढ़ेगा तो आप ज्यादा गुड्स खरीदेंगे, है ना, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा आप ज्यादा गुड्स खरीदेंगे। गिफन गुड्स के मामले में क्या होता है, ठीक है, ये इंफीरियर गुड्स हैं, अगर मेरा इनकम कम है तो मैं इसको परचेज कर रहा हूं मजबूरन, लेकिन अगर मेरा इनकम बढ़ जाए तो मैं इसको नहीं परचेज करूंगा, इससे सुपीरियर क्वालिटी को परचेज करूंगा, ठीक है। सो इसी को अपन बोलते हैं इन शॉर्ट दे हैव नेगेटिव इनकम इफेक्ट एंड पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट। अगर इसका प्राइस ड्रॉप होता है तो लोग इसको ज्यादा नहीं खरीदेंगे, दूसरी चीजों को खरीदेंगे, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस, ठीक है। ओके ओके ओके, डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, तो इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में भाई साहब क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, ठीक है। तो क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच an individual household is willing to buy at different prices at given period of time, ये आपका भाई साहब हो जाएगा इंडिविजुअल डिमांड। टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी
which all the individual households in a market are willing to buy at different prices in a given period of time. तो हमने देखा willing, time और क्या है भाई साहब आपका एबिलिटी, ठीक है। तो ये सारे आपकी चीजें हैं जिससे आपका डिमांड फुलफिलमेंट होता है। तो डिमांड फुलफिलमेंट दो लेवल्स पे होता है, इंडिविजुअल लेवल पे और मार्केट लेवल पे। मार्केट लेवल मतलब बहुत सारे लोगों का, और इंडिविजुअल लेवल मतलब सिर्फ किसी एक का, ठीक है। ओके, डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अ टेबल shows the various quantities of demand for a commodity by a particular household at various levels of price. अलग अलग लेवल्स है प्राइस के, प्राइस ए बी और सी है भाई साहब, ठीक है। अलग अलग लेवल्स ऑफ प्राइस है, मार्केट डिमांड शेड्यूल, ठीक है। अ टेबल विच शोज द डिमांड ऑफ द होल मार्केट फॉर अ कमोडिटी एट वेरियस लेवल्स ऑफ प्राइसेस, ठीक है। तो आपका देखो यहाँ पे एक इंडिविजुअल है ए, जब प्राइस 10 रुपए है तो वो 7 यूनिट ले रहा है। एक इंडिविजुअल है बी, जब प्राइस 10 रुपए है तो अपने हिसाब से वो 10 यूनिट ले रहा है। जब एक इंडिविजुअल है सी, जब प्राइस 10 रुपए है तो वो 12 यूनिट्स ले रहा है। तो ऐसे ही भाई साहब, जब इसका प्राइस 20 है तो डिमांड फॉल हुआ, जब इसका प्राइस 30 हो गया तो सबके डिमांड फॉल हो गए, जब इसका प्राइस 40 हो गया तो सबके डिमांड फॉल हो गए, ठीक है। अभी ये हो गया इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इसी का भाई साहब अगर हम मार्केट डिमांड लेंगे तो ए बी और सी को ऐड कर देंगे भाई साहब, 7 + 12 + 10, 7 + 10 + 12 ये हो जाएगा 29, ये हो जाएगा भाई साहब 22। तो ये हो गया आपका मार्केट डिमांड, मतलब बहुत सारे लोगों का डिमांड आप एक साथ ऐड कर दे रहे हो। इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड में सिर्फ कलेक्टिवनेस का फर्क है, ठीक है। क्लियर है? ओके ओके ओके। तो डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व, a curve which shows the various quantities of demand for a commodity by a particular household at various levels of prices. और मार्केट डिमांड कर्व क्या है? A curve which shows the demand of the whole market for a commodity at its various levels of prices. तो ये होल मार्केट का है भाई साहब, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके। इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। हाउस होल्ड ए का डिमांड देखो भाई साहब, हाउस होल्ड ए का डिमांड, हाउस होल्ड बी का डिमांड और मार्केट डिमांड कर्व। हाउस होल्ड ए का डिमांड, हाउस होल्ड बी का डिमांड और मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है। 2 6 आपका देखो, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है, प्राइस है और ये क्वांटिटी है, और ये हो गया भाई साहब, समझ लो इन दोनों को ऐड करके ये बनेगा, ठीक है। इस चीज को समझ लीजिए, इन दोनों को ऐड करके ये बन रहा है। मार्केट डिमांड जो है वो हाउस होल्ड डिमांड्स को ऐड करके बनता है, ठीक है। मार्केट डिमांड इज फॉर्म बाय एडिंग द हाउस होल्ड डिमांड्स ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड, ठीक है। तो यहां पे देखो भाई साहब, ये सेम ही रहेगा, स्लोप इनका सेम ही रहेगा, ठीक है। प्रॉब्लम, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो जैसे भाई साहब आपका यहाँ पे दिया हुआ है ए और बी, तो अगर आप भाई साहब ए और बी आपको दिख रहा है यहाँ पे मार्केट डिमांड क्या है 35, तो अगर ये 9 है तो हाउस होल्ड बी का कितना हो जाएगा 35 - 9 दैट इज 26 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 20 है 30 है तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 18 है और ये 25 है तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ पे मार्केट डिमांड कर्व कितना है 20 है, ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब 14, ठीक है। यहाँ पे 13 है 5 है तो दोनों का हो जाएगा भाई साहब कितना टोटल 18। यहाँ पे आपका 12 है, ये 14 है तो 14 - 12 ये हो जाएगा 2, ठीक है। क्लियर है? ओके। डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड किन चीजों पे डिपेंड करता है? ऑब्वियसली किन चीज पे डिपेंड करेगा? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड फॉल होगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा। रिलेटेड गुड्स का प्राइस, इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, ऑब्वियसली कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ कंज्यूमर रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस, इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा भाई साहब, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड, आपके मार्केट डिमांड्स के भाई साहब क्या क्या हो गया? प्राइस ऑफ अ गुड ये तो सेम है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड ये भी सेम है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर ये भी सेम है, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस ये भी सेम है, एक्सपेक्टेशन मतलब फ्यूचर प्राइस राइस ये भी सेम है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ये एडिशन हो गया है, ठीक है। एंड नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट ये भी एडिशन हो गया है। सो मार्केट डिमांड में ये दोनों चीज भाई साहब ऐड हो जाएंगी, ठीक है। ओके। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल द डिमांड ऑफ इट विल राइज एंड वाइस वर्सा, इसको लिख लीजिए भाई साहब, ठीक है। सो अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, द relationship between price and demand of a commodity is always inverse. Price rises, demand falls, price falls, demand rises. एक मिनट, ठीक है। तेरा भाई साहब ओके। रिलेटेड गुड्स का प्राइस, अगर रिलेटेड गुड्स मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, तो रिलेटेड गुड्स दो टाइप के होते हैं, ठीक है।
रिलेटेड गुड्स आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक हो गया आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरे हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। टू गुड्स आर सब्स्टिट्यूट्स इफ द कंज्यूमर कैन यूज ईदर टू गेट द सेम डिग्री ऑफ हैप्पीनेस और विच कैन बी यूज इन, एक जैसे टी और कॉफी, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। जो चाय पीता है उसको कॉफी चलेगा, जो कॉफी पीता है उसको चाय चलेगा, है ना। तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गए। एक का दाम अगर बढ़ गया तो लोग इसको खरीदने लगेंगे, इसका दाम बढ़ गया तो इसको खरीदने लगेंगे। दीज आर नोन एज सब्स्टिट्यूट गुड्स। टू गुड्स, दो गुड्स आपके सब्स्टिट्यूट्स होते हैं इफ द कंज्यूमर कैन यूज ईदर टू गेट द सेम डिग्री ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है, और विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ द अदर। जैसे टी और कॉफी हो गया। इफ द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, लेट्स से अगर कॉफी का प्राइस बढ़ गया तो लोग क्या करेंगे भाई साहब, चाय पीना ज्यादा कर देंगे, ठीक है। तो भाई टी विल इंक्रीज, डिमांड ऑफ टी विल इंक्रीज। क्या ये समझ में आ रहा है? अगर इसका प्राइस बढ़ गया अचानक से तो भाई साहब इसका डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है, इसका डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि लोगों को कुछ ना कुछ तो चाहिए ना सब्स्टिट्यूट में, ठीक है। ओके, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूट। तो अगर आप देखोगे भाई साहब, व्हाट विल हैपन टू द डिमांड फॉर टी व्हेन द प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीजेस, द डिमांड फॉर टी विल राइज, ठीक है। सो क्वांटिटी ऑफ टी और प्राइस ऑफ टी, आप अचानक से देखोगे कि भाई साहब डिमांड राइज हो रहा है, ठीक है, डिमांड विल राइज। तो अचानक से देखो डिमांड आपका क्या हो गया, बढ़ गया। आप बोलोगे भाई साहब मेरा प्राइस नहीं बढ़ा है, टी के उसमें कुछ भी प्राइस नहीं बढ़ा है, लेकिन इसका डिमांड बढ़ गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि भाई साहब आपका कॉफी का प्राइस बढ़ गया है, ठीक है। सो समटाइम्स व्हेन यू सी अ शिफ्ट लाइक दिस, अगर आपके डिमांड कर्व में इस तरीके का शिफ्ट आपको दिख रहा है बिना प्राइस बढ़े हुए, तो आपका डिमांड जरूर किसी सब्स्टिट्यूट गुड के वजह से फ्लक्चुएट हुआ है। कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट गुड है जिसका डिमांड बढ़ा है, जिसका प्राइस बढ़ गया है, जिसके वजह से इसका डिमांड बढ़ गया। तो विदाउट एनी राइज और ड्रॉप इन प्राइस, if you suddenly notice an increase in demand of a particular good, then it might be correlated to the increase in price of a substitute good. ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ओके, तो डिमांड फॉर टी हैज बीन इंक्रीज। इफेक्ट क्या हो गया भाई साहब, डिमांड फॉर टी हैज बीन इंक्रीज, ठीक है, कॉज ड्यू टू द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कॉफी। तो ये था भाई साहब आपका सब्स्टिट्यूट गुड जिसके प्राइस राइज से ये कमाल हुआ है, ठीक है। ओके, सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भाई साहब क्या होते हैं? व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बच्चा पढ़ी? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आपके होते हैं जो कनेक्टेड हैं, ठीक है, विच आर जॉइंटली यूज। जैसे चाय पत्ती और चीनी, शक्कर, ये दोनों आप एक साथ यूज कर रहे हो, या शक्कर और दूध ये आप यूज कर रहे हो, तो इनको अपन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलेंगे, ठीक है। टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्स, जैसे पेट्रोल और गाड़ी, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, ठीक है। रिसीव मोर यूटिलिटी फ्रॉम कंज्यूमिंग देम टुगेदर, ठीक है, दोनों को एक साथ कंज्यूम करके ज्यादा यूटिलिटी जब बढ़ती है तो उसको अपन बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल पेट्रोल एंड कार, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, ये आपके दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पेट्रोल एंड कार। सो इफ द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड फॉल्स, अगर भाई साहब ये प्राइस फॉल होता है, ठीक है, द कंज्यूमर डिमांड्स द गिवन गुड, मतलब कार ज्यादा खरीदेंगे। आप देखोगे स्पोर्ट्स मॉडल के जो कार होते हैं वो शायद इंडिया में उतने ज्यादा ना बिके, लेकिन मिडिल ईस्ट कंट्रीज में बहुत ज्यादा बिकते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स मॉडल के जो कार होते हैं उनका कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल बहुत हाई होता है, उनका एवरेज बहुत हाई होता है। और मिडिल ईस्ट में आपका जो मतलब मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, वहां पे वैसा पेट्रोल का बहुत सस्ता है, पेट्रोल बहुत सस्ता, पानी से भी सस्ता पेट्रोल है वहां पे, ठीक है। पानी ज्यादा महंगा है क्योंकि वहां पे पानी नहीं मिलता है, लेकिन पेट्रोल सस्ता है, तो लोग ऐसे कार्स को वहां पे अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। यू विल सी बिग कार्स, स्पोर्ट्स मॉडल कार्स बीइंग यूज्ड बाय पीपल लिविंग इन द मिडिल ईस्ट कंट्रीज बिकॉज देयर द price of petrol is less. So if the price of the complementary good falls, then the consumer demands the given good. ठीक है, समझ में आ रहा है ये भाई साहब? Okay. So what will happen to the demand for price when the price of petrol falls? यहां पे भाई साहब आपने किसको प्लॉट किया है? प्राइस ऑफ कार को क्वांटिटी ऑफ कार से। यहां पे भी क्या होगा, इस तरफ जाएगा अगर पेट्रोल का दाम कम हो गया तो, ठीक है। So if the price of the petrol falls, then you will see a इंक्रीज इन डिमांड। तो आपके सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड में क्या डिफरेंस है? सब्स्टिट्यूट गुड का अगर प्राइस बढ़ेगा तो आपका इस वाले गुड का डिमांड बढ़ेगा, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड में क्या है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस कम होगा तो इस वाले का डिमांड बढ़ेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? तो यहां पे ये जो शिफ्ट हो रहा है, दैट इज बिकॉज द प्राइस डिमांड फॉर द कार हैज बीन इंक्रीज। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ फॉल इन ड्यू टू द डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल के प्राइस में डिक्रीज हुआ है इसके वजह से, ठीक है। सो सब्स्टिट्यूट गुड्स कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अदर। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन होते हैं?
जो एक दूसरे के उसमें यूज हो सके। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ज्वाइंटली यूज होते हैं टू गेट मोर यूटिलिटी, जिनको हम ज्वाइंटली यूज करते हैं टू गेट मोर यूटिलिटी। रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ गुड दैट इज गिवन कोक एंड प्राइस ऑफ गुड्स, इनमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है भाई साहब, ठीक है। तो जैसे अगर आपका भाई साहब पेप्सी का प्राइस बढ़ गया तो कोक का डिमांड बढ़ जाएगा, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डायरेक्ट रिलेशनशिप मतलब कैसा होता है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, मतलब ये बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगा। अगर समझ लो पेप्सी का प्राइस बढ़ा, पेप्सी का प्राइस बढ़ा तो कोक का डिमांड बढ़ जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। और अगर पेप्सी का प्राइस फॉल हुआ तो कोक का डिमांड कम हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप किसके बीच है भाई साहब, अगर समझ लो पेट्रोल है और कार है तो इनके बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर भाई साहब पेट्रोल का दाम कम हुआ तो कार का भाई साहब डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर पेट्रोल का प्राइस ज्यादा हो गया तो कार का डिमांड कम हो जाएगा। आर वी अंडरस्टैंडिंग द इनवर्स एंड डायरेक्ट रिलेशनशिप्स हियर, ओके। एग्जाम्पल कोक एंड पेप्सी, कार एंड पेट्रोल, ठीक है। इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, तभी द क्वांटिटी ऑफ अ गुड दैट द कंज्यूमर डिमांड्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज विद द राइज और फॉल इन इनकम डिपेंडिंग अपॉन नॉर्मल गुड्स या इंफीरियर गुड्स। अभी आपके जो नेचर ऑफ गुड्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स का दूसरा नाम है भाई साहब गिफन गुड्स, ठीक है, गिफन गुड्स। अगर नॉर्मल गुड्स हैं तो आपका अगर इनकम बढ़ेगा तो आपका डिमांड बढ़ेगा। फॉर नॉर्मल गुड्स what will happen and inferior goods, quantity increases as the consumer's income increases। अगर कंज्यूमर का इनकम इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज, ठीक है, एंड डिक्रीजेस व्हेन द कंज्यूमर्स इनकम डिक्रीजेस। तो क्वांटिटी डिमांडेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर आपका ये बढ़ रहा है, क्या कहते हैं, क्वांटिटी इंक्रीज कंज्यूमर इनकम की, कंज्यूमर का इनकम अगर बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ेगा, कंज्यूमर का इनकम अगर कम हो रहा है तो डिमांड ड्रॉप होगा, ठीक है। इंफीरियर गुड का क्या है भाई साहब, क्वांटिटी डिक्रीजेस एज द कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेस एंड इंक्रीजेस एज द कंज्यूमर्स डिमांड डिक्रीजेस। ये उल्टा होगा भाई साहब। जो इंफीरियर गुड्स हैं, अगर देखो मैं अभी एकदम लो क्वालिटी राइस खा रहा था क्योंकि मेरा इनकम कम है, मैं उतना ही सपोर्ट कर सकता हूं अपने लिए और अपने फैमिली के लिए। अभी मेरा इनकम बढ़ा तो मैं बोलूंगा भाई साहब क्यों मैं इसको करूं, अभी मैं हायर क्वालिटी राइस को परचेस करूंगा, तो मेरा इसका डिमांड कम हो गया। जनरली क्या दिख रहा है आपको कि अगर किसी का इनकम बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ना चाहिए, ये नॉर्मल गुड्स के लिए। लेकिन इंफीरियर गुड्स जो हैं जिनका दाम कम है और जिनको मजबूरी में इस्तेमाल कर रहे हैं, जब हमारा इनकम बढ़ता है तो इनका डिमांड फॉल हो जाए। क्या ये समझ में आ रहा है? सो दे आर, तो इंफीरियर गुड का अलग इफेक्ट आपको दिखने को मिलेगा। अगर नॉर्मल गुड है तो डिमांड, अगर आपका प्राइस बढ़ेगा तो सॉरी आपका इनकम बढ़ेगा तो इसका डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर आपका इंफीरियर गुड है तो अगर आपका इनकम बढ़ेगा तो इसका डिमांड फॉल हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? ओके, तो क्वांटिटी ऑफ न्यू कार, प्राइस ऑफ न्यू कार, क्वांटिटी ऑफ न्यू कार, प्राइस ऑफ ओल्ड कार, क्वांटिटी ऑफ ओल्ड कार। ओल्ड कार क्या है? इंफीरियर गुड है कि नहीं? मजबूरी में लोग सेकंड हैंड कार खरीद रहे हैं ना, अगर मेरे पास पैसा है तो मैं नया कार खरीदूं, ठीक है। ओके, तो आपका पैसा, सेकंड हैंड गाड़ी का जो डिमांड है, अगर इनकम बढ़ता है तो सेकंड हैंड गाड़ी का डिमांड कम हो जाएगा, ठीक है। अगर इनकम बढ़ता है तो आपका जो नया कार है उसका डिमांड बढ़ जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है ये? ठीक है, ओके। तो इंक्रीज इन इनकम, न्यू कार इज बेसिकली नॉर्मल गुड, यूज्ड कार इज बेसिकली इंफीरियर गुड, ठीक है। सो इफ देयर इज एन इंक्रीज इन इनकम, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन इनकम, अगर इंक्रीज इन इनकम है तो डिमांड भाई साहब यहां पे बढ़ेगा। अगर भाई साहब यहां पे इंक्रीज इन इनकम है तो डिमांड फॉल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये? पीपल विल नॉट बाय ओल्ड कार्स। ओल्ड कार्स अगर खरीदोगे तो उसमें मेंटेनेंस है, कितना चला है पता नहीं, क्या है कुछ मालूम नहीं, ठीक है। ओके, सो इधर आ गया भाई साहब, ये इधर आएगा। देखो, अगर आपका इनकम बढ़ा तो डिमांड बढ़ जाएगा, यहां पे भाई साहब इनकम बढ़ा तो डिमांड कम हो जाएगा। सो इट विल शिफ्ट दिस वे। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? तो दिस ग्राफ इज गोइंग टू शिफ्ट दिस वे एंड दिस ग्राफ इज गोइंग टू शिफ्ट दिस वे। आर वी क्लियर थ्रू द शिफ्टिंग प्रोसेस? यहां पे क्यों ऐसे ग्राफ शिफ्ट हो रहे हैं? वो नॉर्मल गुड्स का शिफ्टिंग है और ये इंफीरियर गुड्स का शिफ्टिंग है, इसको अपन गिवन गुड्स भी बोलेंगे, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन बच्चा? बड़ी ओके ओके ओके। कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, अब भाई साहब देखो, इफ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आर फेवरेबल द डिमांड फॉर अ गुड विल इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज विद द, अब बहुत सारी चीजें हैं भाई साहब, सीजन के साथ। आपको ज्यादा सीजनल इफेक्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, आपको सिर्फ बरसात ही ज्यादा एक्सट्रीम दिखती है यहाँ पे। तो बरसात के मौसम में छाता और
फ्लोटर्स और भाई साहब आपका रेनकोट्स, इसके डिमांड बढ़ जाते हैं, प्लास्टिक्स के डिमांड बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो सीजन मोर जैकेट इन दिसंबर आपको दिखेगा, जैसे फैशन ट्रेंड्स होते हैं भाई साहब, ठीक है, अलग अलग फैशन के ट्रेंड्स होते हैं, अलग अलग टाइम पे लोग अलग अलग फैशनेबल चीजें पहनते हैं। एडवर्टाइजिंग जैसे फैट बर्निंग मशीन हो गए भाई साहब, ये सब एडवर्टाइजिंग। तो कंज्यूमर का अचानक से उसको भाई साहब उसको लगा कि मैं मोटा हो रहा हूं, चलो पतला होना है, तो भाई साहब इसका, ठीक है। तो दीज आर कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस विच विल चेंज। जैसे मतलब फिटनेस जो है एक टाइम पे पहलवानी थी भाई साहब, ठीक है, मतलब हम अगर आज से 30-40 साल पहले की बात करें, लोग पहलवानी करते थे यार, दूध मट्ठा पीते थे भाई साहब, ये ठीक है। तो ये भाई साहब जितना बल्क उतना भाई साहब, अभी भाई साहब श्रिंक होने वाला ट्रेंड चल रहा है भाई साहब, ठीक है, जितने आप पतले उतने ज्यादा। तो ऐसा ये ट्रेंड हम कौन बना रहा है, ये ट्रेंड फैशन में बन रहा है, ठीक है, ऐसा ट्रेंड फैशन में बन रहा है। तो एडवर्टाइजिंग फैट बर्निंग मशीन, आज की तारीख में लोगों को भाई साहब फैट बर्न करने का शौक है, विदाउट मेहनत की अगर मेरा फैट बर्न हो रहा है, ठीक है, तो कौन सा ऐसा टेक्निक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इससे क्या हो रहा है, कंज्यूमर का जो टेस्ट है और प्रेफरेंस है वो चेंज हो रहा है। एक टाइम का भाई साहब पहलवान लोगों को भाई साहब अच्छा बॉडी बिल्डर माना जाता था, आज की तारीख में जो 6 पैक 7 पैक आप ले रहा है भाई साहब उसको ज्यादा अच्छा माना जा रहा है। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैव चेंज्ड, ठीक है। If taste and preferences are favorable, the demand for a particular good will increase or vice versa, ठीक है। ओके, फेवरेबल टेस्ट, अगर भाई साहब फेवरेबल टेस्ट है, इंक्रीज इन डिमांड, तो आपका भाई साहब डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर फेवरेबल टेस्ट है, अगर अनफेवरेबल टेस्ट है तो डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है, अनफेवरेबल टेस्ट है तो डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। ओके, if the consumer expects that in future the price of a commodity will rise, he will buy more quantity in the present at the existing price। अगर डर है कि अचानक से प्राइस बढ़ जाएगा और ये मेरे हैसियत के बाहर हो जाएगा, I will not be able to purchase it, then the consumer at the same high price will purchase more। ज्यादा करके आपको शेयर ट्रेडिंग में ऐसी चीजों को देखने को मिलता है, ठीक है। शेयर्स में आपको दिख रहा है कि अरे ये वाला शेयर जो तो कंटिन्यूअसली हर रोज ऊपर जा रहा है, तो मैं हाई प्राइस में इसको खरीद लेता हूं, क्योंकि कल या परसों या 10 दिन बाद या शायद 1 साल बाद इसका प्राइस और भी हाई हो जाएगा जब मैं बेचने जाऊंगा, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली राइज इन प्राइस। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अगर आपका हाई है तो यू विल ऑटोमेटिकली सी अ राइज इन डिमांड। और आपको दिख रहा है कि कोई शेयर ऐसा है जिसका भाई साहब वैल्यू गिरता जा रहा है, ठीक है, फ्यूचर में भी इसका वैल्यू गिरता जाएगा, तो आप उसको खरीदेंगे नहीं, तो उसका डिमांड फॉल हो जाएगा, ठीक है। डिक्रीजेस इन डिमांड, लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग। In news, you heard that the price of petrol is going to rise rupees 60 per liter from 55। तो आपने ये न्यूज में सुना भाई साहब कि 60 पर लीटर था प्राइस, अभी 55 पर लीटर हो गया बाय द वीकेंड। व्हाट डू यू डू विद दिस एक्सपेक्टेशन, द डिमांड फॉर पेट्रोल विल इंक्रीज टुडे। आज भाई साहब बढ़ जाएगा इसका, ठीक है, दिस विल इंक्रीज number of consumers in the market। with the increase in the size of the population, number of buyers will increase and there will be more demand और vice versa। और इसीलिए इंडिया को लोग बड़े इंडिया में पॉपुलेशन जो है वो एक कर्स है, ठीक है, लेकिन दूसरे लोग इंडिया में इस पॉपुलेशन को ऐसे देखते हैं कि यार यहां पे कोई भी बिजनेस सक्सेस होगा, ठीक है। ओके, सो विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, नंबर ऑफ बायर्स विल इंक्रीज, ठीक है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, तो आपका क्वांटिटी, इंक्रीज इन डिमांड, तो आपका भाई साहब यहां पे डिक्रीज इन डिमांड। सो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है, डिक्रीज इन डिमांड हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। इंक्रीज इन डिमांड विल बी इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, डिक्रीज इन डिमांड विल बी डिक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इफ द इनकम इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड देयर विल बी मोर डिमांड। अगर लोगों में गरीब और अमीर का फर्क ना रहे, अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ज्यादा डिमांड करेंगे लोग, ठीक है। इफ द इनकम इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड देयर विल बी मोर डिमांड, बट इफ द इनकम इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड देयर विल बी लेस डिमांड। तो ये वही लोग एक्सेस कर सकते हैं जिनके पास पैसा है भाई साहब, ठीक है। ओके, वी विल कीप इट टिल हियर।